नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भारत की कूटनीति की एक बड़ी जीत का हम विश्लेषण करेंगे, जिससे पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। अब अमेरिका ने उस टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है जिसने पहलगाम का आतंकी हमला किया था। ये पिछले कई वर्षों से कश्मीर में हमले कर रहा था। ये कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे पर अटैक करता था और इसीलिए उसने पहलगाम में भी हमला किया। लेकिन क्या इससे आतंकी संगठन घोषित होने से अब ये हमले नहीं कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से एक नया नाम देकर आतंक के मार्केट में फिर से उतार देगी? आज हम अमेरिका के दोहरे रवैये का भी विश्लेषण करेंगे। लिए चलेंगे डोनाल्ड ट्रंप को विश्व के नक्शे पर और दिखाएंगे सबूत कि जिन्हें वो एक एक करके आतंकी तो मान रहे हैं, वो बैठे कहाँ हैं? उसी पाकिस्तान में, जिसे अब ग्रेट पाकिस्तान कहने से भी ट्रंप नहीं हिचकते। एक तरफ तो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ इनको पालने वाले पाकिस्तान आर्मी के चीफ को लंच पर बुलाते हैं ट्रंप। इसके बाद आपको कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें वो कांवड़ियों को उपद्रवी कहने वाले लोगों पर भड़क उठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज मुहर्रम के जुलूस और कांवड़ियों में अंतर स्पष्ट किया और कहा कि कांवड़ यात्रा एकता की मिसाल है। आज हम कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही राजनीति का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि वो लोग कौन हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी मोड़ के बारे में बताऊंगी। आने वाले दिनों में देश के 2 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह इलेक्शन मोड में नजर आए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बचाने की चुनौती है, तो बंगाल में सरकार में आने की। दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की और विरोधियों पर बड़े हमले किए। पूरी तरह इलेक्शन मोड में नजर आ रहा है बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, जिसकी चर्चा वो कर रही थी और इस बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन आज शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत का विश्लेषण। अमेरिका ने उस टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है जिसने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसने पूरे देश में धर्म के नाम पर दंगे फैलाने की साजिश रची थी, जिसने निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर हमला किया था। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसको समझिए, क्योंकि फिलहाल कूटनीतिक हालात में पाकिस्तान से अमेरिका पूरी प्यार मोहब्बत रचा रहा है और इसके बावजूद भारत अमेरिका से उस टीआरएफ को आतंकी संगठित घोषित करवाने में कामयाब रहा जिसे पाकिस्तान लगातार बचाता रहा है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भारत पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत से हमले किए। वो लश्कर का ही फ्रंट है, उसका प्रॉक्सी है, इसीलिए भारत ने उसे पहले ही आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसे बचाता रहा और अब जबकि अमेरिका ने भी उसे आतंकी संगठन बता दिया है, तो कैसे पूरी सियासत कांप रही इस वक्त पाकिस्तान में और वहां के उप प्रधानमंत्री कैसे इस आतंकी संगठन के लिए छाती पीट रहे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की इस कार्रवाई के बावजूद अमेरिका का दोहरा रवैया फिर से सामने आया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। लश्कर-ए-तैयबा इस नाम को भी वो मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये टीआरएफ उसी का फ्रंट है, उसी का प्रॉक्सी है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। आगे क्या लिखा है ये भी देखिए। लिखा है कि ये भारत के नागरिकों पर 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के मुंबई हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक था। आगे लिखा है कि टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। मार्को रूबियो के इसी लिखित बयान में यह भी लिखा गया है कि विदेश मंत्रालय की यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संकल्प है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला शामिल है और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम के हमले में जो न्याय की बात कही थी, ये उसे सुनिश्चित करता है।
भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले को जिस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया वो आतंकी संगठन घोषित हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में इसी आतंकी संगठन के आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि ये भी खबरें थी कि ये सारे पाकिस्तानी आतंकी थे और इनमें पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के भी लोग शामिल थे। हमले के कुछ ही देर बाद टीआरएफ ने घटना की जिम्मेदारी ली थी और बयान जारी करके कहा था कि भारत सरकार कश्मीर में मुस्लिमों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बना रही है। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ इससे मुकर गया था। जाहिर तौर पर उसे लग गया था कि यह घटना उसे भारी पड़ेगी, तो अपने आका पाकिस्तान के कहने पर वो सीधा मुकर गया। लेकिन आज वो आतंकी संगठन घोषित हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध का स्वागत किया है। विदेश मंत्री ने एक्स पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद दिया और लिखा है कि भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस। अब आपको बताते हैं कि टीआरएफ है क्या और इसने भारत पर कौन कौन से आतंकी हमले किए हैं। जब अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा का शैडो आउटफिट बनाया और नाम दे दिया द रेजिस्टेंस फ्रंट। वो ये संदेश देना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ बना है और ये भारत के खिलाफ बगावत करके बना है। मतलब इसका कोई उर्दू से जुड़ा हुआ नाम या मुसलमानों से या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई नाम नहीं दिया, लेकिन नाम क्या दे दिया अंग्रेजी का, द रेजिस्टेंस फ्रंट। हकीकत यह थी कि इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी थी। टीआरएफ की स्थापना मोहम्मद अब्बास शेख ने की थी, जो मारा जा चुका है। इस वक्त इस संगठन का सरगना है शेख सज्जाद गुल। इस आतंकी संगठन का ऑपरेशन चीफ है अहमद खालिद। भारत ने इस आतंकी संगठन को यूएपीए के तहत 2023 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। टीआरएफ ने कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाया। अपने टारगेट उन्हीं लोगों को बनाया जो कश्मीर में विकास का काम कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा हमला तो 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में रहा, जहां हमले में कुल 28 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 9 जून 2024 को जम्मू के रियासी जिले में शिवखोड़ी जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया। 9 लोगों की तब मौत हुई थी और 33 घायल। 20 अक्टूबर 2024 को गांदेरबल में प्रवासी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को निशाना बनाया। 7 लोग मारे गए, 6 मजदूर घायल। 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में इंडियन आर्मी और पुलिस पर हमला किया। 3 लोगों की मौत हुई, एक कर्नल, मेजर और एक डीएसपी। 8 जुलाई 2020 को बांदीपुरा जिले में बीजेपी नेता के परिवार पर हमला किया। 3 लोग मार दिए। टीआरएफ का तो बस नाम है, असल में यह पूरा आउटफिट लश्कर और आईएसआई के लिए काम कर रहा है और ये पूरा पाकिस्तान के एजेंडे पर चलता है। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर तरक्की करे। इसीलिए टीआरएफ के आतंकवादियों ने खास तौर पर उन सारी एक्टिविटीज को निशाना बनाया जहां विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो कोई सुरंग बन रही हो, उसके मजदूरों पर हमला करने की बात, या फिर कश्मीर में घूमने वाले टूरिस्ट हों जो वहां पर पर्यटन के जरिए लोगों की जेब भर रहे हैं, उन पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी और हिंदू तो इनके निशाने पर हैं ही, लेकिन इन्होंने पहलगाम का हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका एहसास उन्हें कुछ दिनों में ही हो गया था। आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, जिसमें हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। यह हमला टीआरएफ के 5 आतंकवादियों ने किया था जो फाल्कन स्क्वाड से ताल्लुक रखते थे। हमले के बाद पहचान हुई कि हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी एक पाकिस्तानी फौज का पूर्व कमांडो है। उसके साथ एक और पाकिस्तानी था अली भाई और 2 भारतीय कश्मीरी आतंकी। यह हमला सैफुल्लाह कसूरी ने प्लान किया था, जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है और हाफिज सईद का खास है। इसके भी सबूत है कि हमले के दौरान लश्कर के कमांडर और आतंकी पाकिस्तान और पीओके के इस हमले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। टीआरएफ पूरी तरह से पाकिस्तान और लश्कर का प्रोजेक्ट है, जो भारत में और खास तौर पर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बनाया गया। आपको बताते हैं कि कैसे टीआरएफ लश्कर की टॉप लीडरशिप की देखरेख में फल फूल रहा है। टीआरएफ के नए आतंकवादियों को लश्कर के अनुभवी आतंकवादी ही ट्रेनिंग देते हैं। टीआरएफ के आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के कैंपों में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा लश्कर ही टीआरएफ को हथियार और लॉजिस्टिक्स भी देता है। टीआरएफ को पूरी वित्तीय सहायता भी
लश्कर तैयबा की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा उनका प्रोपेगेंडा, टेक्निकल सपोर्ट सब लश्कर देता है। टीआरएफ के आतंकियों की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोऑर्डिनेशन भी लश्कर ही करवाता है। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि टीआरएफ लश्कर का ही फ्रंट है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में यह बात लिखी हुई है कि लश्कर का फ्रंट और प्रॉक्सी है टीआरएफ एलियस लश्कर तैयबा। यह काम तो टीआरएफ के नाम से कर रहा है ये फ्रंट, लेकिन असल में पीछे है लश्कर। और वैसे ही जब भी लश्कर तैयबा पर बैन लगता है वो नए नाम लेकर नई एक संगठन, एक फ्रंट खोल देता है और आतंकी काम पर लग जाता है। हाफिज सईद ने लश्कर की स्थापना 1980 के दशक में की थी। अमेरिका और यूएन की तरफ से लश्कर को 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया गया। इधर 2001 में लश्कर पर बैन लगा, उधर 2002 में लश्कर ही जमात-उद-दावा बन गया और फिर से आतंकी हमले करने लगा। अप्रैल 2006 में अमेरिका ने फिर से जमात-उद-दावा को लश्कर का सहयोगी संगठन माना। दिसंबर 2008 में यूएन ने भी जमात-उद-दावा को आतंकी संगठन माना। हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट, तो 2008 में हाफिज सईद ने फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन FIF बना लिया। फिर से आतंकी काम शुरू। नवंबर 2010 में अमेरिका ने FIF को LET का सहयोगी माना, तो 2017 में लश्कर तैयबा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी, द मिल्ली मुस्लिम लीग, और अब मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की ये पॉलिटिकल विंग मिल्ली मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में, भारत के कोने कोने में अलग, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कोने कोने में जलसे निकाल रही है, कर रही है। भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने की अपील बाकायदा की जा रही है मंच से। हाफिज सईद के नफरती भाषण सुनाए जा रहे हैं और जिहादियों की भर्तियां भी चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ अमेरिका को नहीं दिखता। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि हाफिज सईद का यह आतंकी संगठन अपना नाम बदल रहा है और लगातार बदल रहा है? पिछले 25 वर्षों से ही यह चल रहा है। अमेरिका उसे एक नाम से बैन करता है, दूसरे नाम से शुरू हो जाता है। इस आतंकी संगठन का सबसे ज्यादा पीड़ित तो भारत है। अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और आज हम ये खरी खोटी बात कहना चाहते हैं। अमेरिका तो बस कह देता है कि आज ये संगठन आतंकी घोषित, आज ये संगठन आतंकी घोषित, लेकिन इससे होता क्या है? अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी FBI, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में सबसे तेज मानी जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये लश्कर के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम कैसा है? वो खुद इन आतंकवादियों को पालता है। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज इन आतंकवादियों को पूरा संरक्षण देती है? यही अमेरिका का दोहरा चरित्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, अमेरिका अपने साथ लंच खिलाया, फिर मुनीर ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। यह बात सही है कि अमेरिका ने टीआरएफ को लश्कर का आतंकी फ्रंट बताकर उसे ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये कि अमेरिका को यह कार्रवाई करने में 6 वर्षों का वक्त क्यों लगा, जबकि उसके पास लश्कर तैयबा की गतिविधियों को लेकर इंटेलिजेंस थी। तो फिर टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित करने में टाइम तो साहब ने खूब लिया। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया गया? आप ये तो कहते हैं कि टीआरएफ आतंकी संगठन है, ये लश्कर का फ्रंट है, लेकिन कहां, किस देश में? अंतरिक्ष में तो रहते नहीं ये लोग। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बयान में लगता है कि जानबूझकर यह नहीं बताया गया कि कैसे टीआरएफ और लश्कर पाकिस्तान के लिए किसी जन्नत जैसा है। दोनों ही, चाहे लश्कर आतंकी संगठन हो, टीआरएफ हो, पाकिस्तान उनके लिए जन्नत है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को ऐसे मामलों में दिखता ही नहीं है। अमेरिका दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है? एक तरफ तो वो आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुलाता है। अमेरिका की पॉलिटिकल विल पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने लश्कर तैयबा पर पाकिस्तान में कोई एक्शन क्यों नहीं किया? 26/11 के हमले लश्कर ने कराए थे, ये खुद अमेरिका ने स्वीकार किया, लेकिन लश्कर पर किया क्या उसने, कार्रवाई क्या की? और टीआरएफ का बचाव तो खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कर चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद जब टीआरएफ का नाम संयुक्त राष्ट्र ने लिया, तो बाकायदा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी संसद में बताया कि कैसे उन्होंने ये पूरी कोशिश की थी कि यूएन की प्रेस रिलीज में टीआरएफ का नाम ना आ जाए। लेकिन भारतीय एजेंसियों का ये डर है कि पाकिस्तान अब फिर से टीआरएफ को किसी और नाम से आतंकवाद के मार्केट में उतार सकता है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि उसने पहले लश्कर के साथ भी ऐसा ही किया था। भारतीय खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि अब पाकिस्तान बहुत जल्द टीआरएफ को भी बहावलपुर शिफ्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी टीआरएफ भी मुरीद के पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है, लेकिन मुरीद के में भारत के हमले के बाद आईएसआई उसे बहावलपुर शिफ्ट कर सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अमेरिका ने टीआरएफ को लेकर आज जो फैसला किया उससे टीआरएफ पर बड़ी कार्रवाई होनी तय है। टीआरएफ को एफटीओ लिस्ट में डालने के दो बड़े मायने हैं। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य मदद देता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो उन्हें पालता है, पोसता है, वो अमेरिका को क्यों नहीं दिखता है? बहरहाल, इसके अलावा टीआरएफ को एसडीजीटी लिस्ट में डाला गया है। इस लिस्ट में नाम आने के बाद उस संगठन या व्यक्ति की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। अमेरिकी नागरिकों और संस्थानों को उससे किसी भी तरह की लेन देन की अनुमति नहीं होती। लिस्ट में शामिल होने पर संगठन की दुनिया भर के जितने भी बैंक्स हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उन तक उसकी पहुंच सीमित हो जाती है। उसके लिए पैसा जुटाना, लेन देन करना, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना सब मुश्किल हो जाता है। क्या बोलते थे? हाँ, ठीक है। एक है उसको गोली मार दी। चलो बताइए पति को मार दिया। पॉलिसी के हिसाब से ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कई साल से यहाँ ऑपरेट कर रही थी और लश्कर का फ्रंट है, उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके साथ हमने ये देखना है कि अमेरिका इसको फॉलो अप कितना करता है। अमेरिका तो हमेशा अपने इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है। जो उन्हें कहा है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, उनके अगेंस्ट जो टेररिज्म हो रहा है उसके खिलाफ है वो। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, अगर उनको सूट करता है तो उसके खिलाफ हो जाएंगे, अगर नहीं सूट करता है तो वो खामोश रहेंगे। जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। Decision of Trump government that the TRF is also a terrorist organization. That decision it has really made us very happy. यूएस गवर्नमेंट ने द रेसिस्टेंट फ्रंट पर जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है, उस पर जो सैंक्शन लगाया है, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का। बात मसूद अजहर की करेंगे, जो कि खबर है कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इतना ज्यादा कि वो बहावलपुर छोड़कर भाग गया है। और अब हम आपको आज तक का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव स्कूप आज का दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये खबर आज न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, अमेरिका तक को देखनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अफगानिस्तान चला गया है। वो तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये खबर पक्की है कि इस वक्त मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर यानी कि बहावलपुर में नहीं है। आपको याद होगा भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी, और इन्हीं में से एक ठिकाना था मसूद अजहर के जैश ए मोहब्बत का बहावलपुर हेडक्वार्टर, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की ब्रह्मोस में यह ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया था, और फिर खबरें आई थी कि भारत के इस हमले में बहुत से आतंकी तो मारे ही गए हैं, साथ ही मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मसूद अजहर बहुत ज्यादा रोया, फूट फूट कर रोया। और अब मैं अपने साथ ब्लैक एंड व्हाइट में अपने सहयोगी अंकित को बुलाना चाहती हूं, क्योंकि खबर है कि मसूद अजहर बहुत ज्यादा डर गया है, बहावलपुर छोड़कर
वो भाग गया है। तो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका ब्लैक एंड व्हाइट में, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, ये खबर है क्या, मोटे तौर पर हमें बताइए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो बहावलपुर छोड़कर गया है तो बड़े स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि वो नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी टेम्पलेट है, सबको पता है कि पिछले 20 साल से 21 साल से मसूद अजहर यहाँ पे बहावलपुर में है। जब हम बात करते हैं बहावलपुर की, सिर्फ एक ठिकाने नहीं है, जैश ए मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं। जमिया सुभान अल्लाह, जहां ऑपरेशन सिंदूर पे के दौरान उस पर हमला किया गया। एक उसका पुराना घर है जमिया उस्मानो अली, वो मस्जिद, और वहीं पे उसका पैतृक निवास। वहां पे हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां पर बहुत ही घनी आबादी है और अजहर वहां पे नहीं था। प्लान पाकिस्तान का ये था कि बहावलपुर से अजहर को हम ऐसी जगह शिफ्ट कर दें, यानी एक ऐसी जगह जहां पे कहीं किसी का, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये हमले के बाद का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये देखिए, ये हमले के बाद ये इसकी छतें जो हैं वो उड़ गई हैं। ये यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। ऐसे है जिसकी पूरी छतें उड़ गई, ये पूरी छत उड़ गई है। आपको दिख रहे हैं ऊपर में, ये वाला जरा जूम इन करके दिखाइए, ये 2। हाँ, तो ये प्रिसिजन स्ट्राइक्स थे, इसलिए इसकी छत उड़ गई। साथ में इसके पीछे में वो रिहायशी इलाके थे जहां पे उसके सहयोगी, उनका परिवार रहता था, जहां से खबरें आ रही हैं कि उन लोगों की मौत हो गई। जो दूसरा स्क्रीन पे ये जो दूसरी तस्वीर है, ये उसका पैतृक निवास है। यहाँ पे एक अस्पताल है, ऑर्थोपेडिक अस्पताल। ये जमिया उस्मानो वाली है। ये मस्जिद बनी है करीब 2004-5 के आसपास। इस जगह पे वो नहीं था। अब हम आते हैं उस तस्वीर पे, आखिर यहाँ पे नहीं था, फिर वो कहां था? बहावलपुर नहीं था तो कहां था? वो एक ऐसा इलाका है, स्कर्दू नाम की जगह है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर में गिलगिट बल्तिस्तान के इलाके में स्कर्दू आता है। अब स्कर्दू, हमने कई अपने जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हमने उनसे पूछा कि हम कैसे कह सकते हैं कि स्कर्दू में, और क्यों है, क्योंकि अगर आप नक्शे पे देखें, निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? जब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, तो सुबह सुबह जो तस्वीरें आई थी ना, और बालाकोट के टाइम पे भी वो एक्चुअल तस्वीरें आई थी, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस था, आपके पास लोग थे जो रिपोर्ट कर रहे थे। उसी तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पे ये कहा जा रहा है कि वो स्कर्दू में है। लेकिन खास बात स्कर्दू में इसलिए भी अंजना, क्योंकि वो लास्ट जगह है जहां आप अज्यूम करेंगे। देखिए, देवबंदी सेक्ट से आते हैं, तो हम उस इलाके में आसपास के देवबंदी सेक्ट्स के मदरसे और मस्जिदों को देख रहे थे। खास बात है कि वहां पे अहले हदीस के हैं, अहले सुन्नत के हैं, बरेलवी के हैं, देवबंदी के नहीं हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यानी एक स्मोक स्क्रीन बनाया गया है कि आप जब इंटेलिजेंस डेस्क पे बैठते हैं और आप जब फिल्टर करते हैं तो उन फिल्टर में स्कर्दू पास नहीं होता। आप कहेंगे अजहर यहाँ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अजहर, और खास तौर पर देखें एलओसी के पास दूर नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, जी, बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगानिस्तान यहाँ है। प्लान ये था कि वहां उनको भेज दें, विदेशी मीडिया को इकट्ठा करें, उनका टूर कराएं बहावलपुर मस्जिद का, और कहें यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो औरतें और बच्चे रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। तो ये पूरा प्लान था। उसके पहले ही उसको शिफ्ट करके स्कर्दू में पहुंचा दिया गया था। पूरा एक तरह से स्मोक फायर जिसको कहते हैं, स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया गया था, ताकि बहावलपुर में विदेशी मीडिया को दिखाया जाए कि यहाँ पर तो महिलाएं, बच्चे, एक और इसमें सोशल वर्क होता है। एक और पैटर्न है, ड्रोन का डर दिखा है। देखिए, अजहर का जो पिछले 20 साल का पैटर्न है, वो एक जगह पे रहता है, एक जगह को वो छोड़ता नहीं है। इस केस में जो खास बात वो है कि उस जगह पे 2 मस्जिद और उन 2 मस्जिदों के अलग अलग 2 मदरसे हैं। कहीं पे भी वो एक जगह लगातार रहता नहीं है। ये ड्रोन का डर है कि कहीं अगर आप एक बिल्डिंग में आइडेंटिफाई हो गए तो वो बिल्डिंग तो जाएगी, साथ में मौलाना साहब भी जाएंगे। तो ये एक ड्रोन का डर भी इस पैटर्न में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इससे एक सबूत साफ तौर पर दिखता है कि मसूद अजहर को लेकर, आतंकियों को लेकर क्या प्लानिंग है पाकिस्तान की, और किस तरह की सोच के साथ वो प्री ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत सब कुछ को अंजाम देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित, हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम बातें बताने के लिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक विदेशी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने यह कबूल किया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जरा सुनिए इनको। अंग्रेजी में उर्दू बोलने वाले बिलावल भुट्टो, और जितना उनके पास दिमाग है उससे चीज़ों को इधर उधर तोड़ मरोड़ कर बोलने की कोशिश कुछ करते हैं। अक्सर पकड़े भी जाते हैं क्योंकि कभी इधर की भी कर देते हैं, उधर की। उनकी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से वो बोलते हुए बिलावल भुट्टो साफ तौर पर झूठ बोल रहे थे। पाकिस्तान के हुक्मरान तो अपने आतंकियों को पिछले कई वर्षों से बचाते ही आ रहे हैं, फिर से यही हो रहा है। वैसे जानकार ये भी बताते हैं कि इस बार के भारत के हमले में मसूद अजहर बाल बाल बचा।
वो किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था, ठिकाने पर मौजूद नहीं था, नहीं तो अपने आतंकी रिश्तेदारों के साथ मसूद अजहर जहन्नुम पहुंच चुका होता। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान भारत पर एक और आतंकी हमला कर सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, खुद पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान एक साजिश जरूर रच रहा है। अगर हमारी सेना, हमारी फौजें उसे नाकाम करने में कामयाब होती हैं तो बहुत बड़ी सफलता होगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों पर फिर से लौट आया है। फिर से अगस्त के महीने में किसी आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो फिर भारत की तैयारी पूरी है और पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, खत्म नहीं हुआ है। भारत अपने दम पर अपने बाजू मजबूत कर रहा है ताकि दुश्मन को किसी भी स्थिति में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। भारत ने 17 जुलाई को ओडिशा के चांदीपुर से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 और पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया। बड़ी बात यह है कि दोनों मिसाइल्स का परीक्षण एक ही दिन किया गया। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मात दी थी और अब भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। भारत की ये मिसाइल्स पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-15 और JF-17 से टक्कर लेने का भी दम रखती हैं। पृथ्वी-2 स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है और ये 500 से 1000 किलोमीटर तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। बड़ी बात यह है कि पृथ्वी-2 मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में समर्थ है। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव्स, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, केमिकल वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसकी वजह से ये अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है, तरल ईंधन से चलती है। पृथ्वी-2 की तुलना में अग्नि-1 मिसाइल ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर है। ये ठोस ईंधन से संचालित होती है। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए अग्नि-1 की ये टेस्टिंग भारत के लिए बेहद अहम है। अग्नि-1 तेजी से जवाबी कार्रवाई के लिए डिजाइन की गई है। इसकी ठोस ईंधन तकनीक की वजह से ये तत्काल लॉन्च हो सकती है। इन मिसाइल्स के परीक्षण से एक दिन पहले सेना ने लद्दाख के ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। इसका परीक्षण 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर इस बार किया गया है। ये मिसाइल प्रणाली 30 से 35 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई में प्रभावी है। ये दुश्मन की ओर से आने वाले लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन जैसे खतरों से अपने आप ही निपट सकती है। आकाश प्राइम में रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर एक साथ काम करते हैं जो इसे एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली बनाता है। परीक्षण के दौरान आकाश प्राइम ने 2 उच्च गति वाले ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। इन परीक्षणों की सफलता के बाद इसे जल्द ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। आकाश प्राइम को सेना द्वारा दिए गए ऑपरेशनल फीडबैक के आधार पर अपग्रेड किया गया है। इसका मतलब है कि युद्ध के वास्तविक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली में बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, एडवांसमेंट्स किए गए, सुधार हुआ। एक तरफ भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ नेवी की ताकत को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार नौसेना में शामिल है। INS निस्तार का निर्माण मूल रूप में 1971 में किया गया था और इसने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहरी क्षेत्र में डूब गई पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी की पहचान करने में अहम भूमिका निभाई थी। नया INS निस्तार एडवांस सैचुरेशन डाइव सिस्टम और पनडुब्बियों समेत दूसरे पोत को बचाने की क्षमता रखता है। पुराने INS निस्तार की विरासत को आगे बढ़ाएगा। इसे लेकर नेवी चीफ ने कहा कि पुराने जहाज कभी नहीं मरते, वो हमेशा एडवांस रूप में लौटते हैं। INS निस्तार लगभग 120 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 10,500 टन इसका वजन है। इसमें कई तरह के ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं जो 300 मीटर तक डीप सी सैचुरेशन डाइविंग, 75 मीटर तक साइड डाइविंग में सक्षम बनाते हैं।
नौसेना में एक परंपरा है, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। वह हमेशा नए अवतार में वापस आते हैं। हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, जिसकी लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा साधा बयान दिया। उनका कहना है कि कांवड़ियों को लेकर मीडिया ट्रायल चल रहा है और जानबूझकर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कांवड़ियों को उपद्रवी तक कहा जा रहा है। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर 3 तरह के विचार इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। पहला विचार यह है कि कांवड़ यात्रा में भक्तिमय माहौल है और भगवान शिव की आराधना के लिए लोग पूरी श्रद्धा से पवित्र जल ला रहे हैं। दूसरा विचार है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव हो रहा है और कांवड़ियों ने अलग अलग शहरों में बवाल मचाया हुआ है। तीसरा विचार यह है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई कालनेमी घूम रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कालनेमी को रूप बदलने वाला एक मायावी राक्षस बताया गया है। लोगों का मानना है कि कांवड़ियों और संतों के रूप में कुछ कालनेमी ही उपद्रव कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। आज हम इन तीनों विचारों पर एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो तीनों ही विचार अपनी अपनी जगह पर सही लगते हैं। शुरुआत हम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर मीडिया ट्रायल करके भारत की विरासत को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ की कुछ बातें 100% सही है। हजारों कांवड़िए पूरे भक्ति भाव से सैकड़ों किलोमीटर चलकर शिवालयों पर जल अर्पित करते हैं। सीएम योगी की यह बात भी सही है कि देश में कई लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के मौके तलाशते हैं और यही लोग कांवड़ यात्रियों का मजाक उड़ा रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कांवड़ यात्रा करने वालों के पास कोई काम धाम नहीं होता, इसलिए वो इस धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। ये विचार पूरी तरह से गलत है, हिंदू धर्म विरोधी है। लेकिन आज हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसे हिंदू विरोधियों को कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने का मौका क्यों मिला है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि गले में भगवा डालकर हाथों में डंडा लेकर कांवड़ यात्रा के नाम पर बवाल मचाने वाले अगर लोग साजिशन घुस रहे हैं तो उनको रोका कैसे जाए। अगर कांवड़ियों में वाकई आम ऐसे लोग घुस जा रहे हैं या साजिशन कुछ उपद्रवी घुस रहे हैं तो उनका सच सामने कैसे आएगा। इन्हें तो कांवड़िया नहीं कहा जा सकता। इन्हें कांवड़िया इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो उपद्रव मचाते हुए दिख रहे हैं। धर्म और आस्था में डूबे लोग ऐसा नहीं करते। कांवड़ यात्रा हिंदू आस्था से जुड़ी एक पावन यात्रा है, लेकिन कुछ लोग इसकी पवित्रता भंग करते हैं। पवित्रता को भंग करने वाले इन लोगों के विषय में बताना मीडिया ट्रायल नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा से जुड़े स्याह पहलू को सामने रखना है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यात्रा को अपमानित करने वाले जो लोग साजिशन कांवड़ यात्रियों के बीच में घुसकर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं उनका सच भी तो देखिए। ये देखो, ये आया, ये देखो 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 ये देखो ये क्या है।
आए कावड़िए के साथ में हरकत करिए इनने। ये कावड़िए के साथ हरकत कर रहा था ये। आग लगा दे इसमें, लगा दो आग। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उत्पात मचाते वक्त बार बार कांवड़िए कांवड़िए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या साजिशन हिंदू धर्म से जुड़े इस यात्रा को बदनाम करने की ये साजिश है। लेकिन इतना तो तय है कि जब भी टीवी पर, मोबाइल फोन पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लोगों के मन में विचार आते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति करने वाली छोटी छोटी बातों पर तोड़फोड़ आखिर कैसे कर सकते हैं। क्या अगर वाकई कोई उपद्रव मचा रहा है उनके नाम पर तो इसको रोका जाना भी तो जरूरी है। आज हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि एक सच ये भी है कि कांवड़ यात्रा को एक साजिश के तहत टारगेट किया जाता है। जब योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे थे, उन्होंने मीडिया ट्रायल बोला, लेकिन बाद में वो सोशल मीडिया पर भी आए कि सोशल मीडिया पर जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की चीजों को अशुद्ध किया गया। यही नहीं, कांवड़ को खंडित करने, कांवड़ियों को नुकसान पहुंचाने सारे प्रयास किए गए। इन्हीं वजहों से इस बार कांवड़ मार्गों की अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस लगातार कांवड़ मार्गों की जांच कर रही है। अब विशेष तौर पर संवेदनशील इलाकों में एटीएस की तैनाती कर दी गई है। यूपी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कांवड़ियों पर किसी प्रकार का कोई भी हमला ना हो, उनको जानबूझकर परेशान नहीं किया जाए। और तो और इस बार उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। इसका मकसद है कि कांवड़ यात्रा में संत या कांवड़िए बनकर घूम रहे बहुरूपियों को पकड़ना। इस ऑपरेशन के तहत फर्जी संतों, कांवड़ियों को पकड़ा जा रहा है। अब तक उत्तराखंड पुलिस ने 200 से ज्यादा फर्जी संतों को गिरफ्तार किया है जो भगवा कपड़े पहनकर कांवड़ियों का सामान लूटते थे। अब आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं? साजिशन इन लोगों को कांवड़ यात्रा में कौन प्लांट कर रहा है? विचार इस पर भी होना चाहिए। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए अगर अपराधी एक्टिव हो रहे हैं तो ये बड़ी पहल है और हर राज्य में इसको करने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुछ दिन पहले कांवड़ियों के भेष में घूम रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं पुलिस अधिकारियों के, ये लोग कांवड़ियों के शिविरों में जाकर उनका मोबाइल फोन, उनका सामान चुरा लेते थे। साथ में चलते थे कांवड़िए बनकर, लेकिन दरअसल अपराधी थे। कांवड़ियों की तरह भगवा वस्त्र पहनकर चोरी करने वालों में आबिद, सुहेल, आसिफ, अफसार और शाहिद नाम के युवक थे। अब सोचिए, मुस्लिम युवक जो कांवड़ियों के भेष में कांवड़ मार्गों पर टहल रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांवड़ियों के भेष में उपद्रवी हंगामा करके यात्रा को बदनाम कर रहे हो? क्या उत्तराखंड में अगर अपराधी गैंग ये कर रहे हैं या फिर बिहार में अपराधी गैंग ये कर रहे हैं तो क्या इसकी जांच उस तरह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी शिव भक्ति की इस कांवड़ यात्रा को ही बदनाम कर देना सही होगा? इसको बेरोजगारों से जोड़ देना, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो उपद्रव मचाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, ये सब कह देना किस हद तक सही है? जिस तरह से किसी आतंकी के धर्म को देखकर पूरे धर्म को आतंकी नहीं कहा जाता, ठीक वैसे ही कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वाले कुछ लोगों का उदाहरण देकर पूरी यात्रा को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन विडंबना, हमारे देश के नेताओं के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजन राजनीति का मौका बन जाते हैं। अभी 2 दिन पहले यूपी के समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कांवड़िए बेरोजगार होते हैं और इसीलिए उनके पास यात्रा पर जाने के लिए बहुत समय होता है। सवाल यही है कि कांवड़ यात्रा के लिए जो जाए वो बेरोजगार, क्या ऐसी ही बात वो हज यात्रियों के लिए बोलेंगे? ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में वैचारिक असमानताएं हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर राजीव राय और अखिलेश यादव के विचार मेल नहीं खाते। राजीव राय जिस कांवड़ यात्रा को बेरोजगारों की यात्रा बता रहे हैं, अखिलेश यादव उस यात्रा में समाजवादी पार्टी को ही शामिल करवा रहे हैं और बाकायदा पीडीए कांवड़ यात्रा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कांवड़ यात्रा का वीडियो भी शेयर किया है। ये बात सोचने वाली है कि क्या समाजवादी पार्टी की कांवड़ यात्रा भी बेरोजगार कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा है? हिंदू धार्मिक यात्राओं का अपमान कुछ लोगों के लिए खास वोट बैंक को साधने का तरीका है। इन लोगों के लिए सावन का महीना जैकपॉट की तरह है। यही लोग कांवड़ियों के भेष में मौजूद उपद्रवियों की वीडियो या फोटो डालकर कांवड़ यात्रा को गलत बताने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि शिव भक्तों की श्रद्धा पर टिकी ये यात्रा सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी। भोले बाबा की कृपा और हाइड्रोलिक कांवड़ है,
बाबा जी उठते हैं और बैठते हैं, मतलब डमरू वमरू सब बजता है। अच्छा, कितना खर्चा आएगा इस कावड़ को तैयार कराने में? 10-1 लाख रुपए का पूरा खर्चा है पूरे कावड़ का। और मैं दांतों से 101 जल ला रहा हूँ गौ माता राष्ट्रीय बनाने के लिए। श्रद्धा थी भोलेनाथ के प्रति और दोस्तों के साथ आ गए, बस मन किया आ गए, बोले उसे ही बुलाते हैं। हमारे फ्रेंड लोग साथ में आए थे, उन लोगों ने बोला कि भाई कांवड़ यात्रा पे चलना है, हम लोग चल दिए उनके साथ में। हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहे हैं जल लेके, जिसमें हमारे 2 बच्चे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम राजी अपने मस्त में आ रहे हैं, मस्ती में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मोड की। अवैध घुसपैठ का मसला बिहार के वोटर रिविजन से गरमाया हुआ है। आज तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के बजाय पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को तूल दिया। प्रधानमंत्री आज दोनों राज्यों के दौरे पर थे। दोनों राज्य अब चुनाव के मोड में आ रहे हैं और बिहार में अगले 2-3 महीनों में चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगभग 6 महीने की देरी है। प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल में घुसपैठ पर जोरदार प्रहार हुआ। घुसपैठ को लेकर राज्य की ममता सरकार पर पीएम मोदी ने जमकर हमला किया। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हाँ, घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती से आज साफ कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई होती रहेगी। आज प्रधानमंत्री का यह बयान इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में अवैध घुसपैठ का मसला बहुत बड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा क्यों बड़ा है। इसकी वजह यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है 2216 किलोमीटर। यानी भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का जो सबसे बड़ा रूट है वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर हो सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाकर वोट बैंक के हित साधे जाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मसला नया नहीं है। 2004 में खुद यूपीए सरकार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 57 लाख अवैध घुसपैठिए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश के लिए बताए गए अवैध घुसपैठ के आंकड़ों को यूपीए सरकार ने यह कहकर वापस ले लिया कि आंकड़े प्रमाणिक नहीं हैं। 2016 में मोदी सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 2 करोड़ बताया। साल दर साल घुसपैठ करते पकड़े गए बांग्लादेशियों का आंकड़ा बता देती है। साल 2016 में 1601, 17 में 907, 18 में 884, 19 में 1109, 2020 में 955। इनमें सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल रूट से ही हुई है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मसला कभी खुद ममता बनर्जी उठाती हैं। 2005 में उन्होंने संसद में अवैध घुसपैठ पर हंगामा किया था। वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम शामिल होने के मसले पर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा तक दिया था। हालांकि सही फॉर्मेट ना होने की वजह से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन 2005 से 25 के बीच राजनीति बदल गई। अवैध घुसपैठ पर ममता के सुर भी बदल गए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ममता सरकार को अवैध घुसपैठ कर घेर रहे थे तो टीएमसी ने एक दिलचस्प काउंटर किया। प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचने से पहले टीएमसी की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला गया। दरअसल ट्रैवल एडवाइजरी के फॉर्म में एक मीम साझा किया गया। टीएमसी ने लिखा, जनहित में जारी, भारी ट्रैफिक के लिए तैयार रहे,
झारखंड, ओडिशा और बिहार से कई बसें आने की संभावना है। पीएम मोदी की रैली के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। यदि आप भाड़े की भीड़ को पीएम के द्वारा संबोधित करने को देखने के लिए उत्सुक न हो तो दूर रहना सही। अब समझिए ये राजनीति कहां जा रही है। बीजेपी अगर अवैध घुसपैठ के मुद्दे को तूल दे रही है तो टीएमसी का काउंटर है बाहरी, आउटसाइडर। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि दुर्गापुर में टीएमसी की ऐसी एडवाइजरी के बावजूद बारिश के बीच हजारों लोग प्रधानमंत्री का काफिला देखने के लिए सड़कों पर उतरे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में घुसपैठ का मसला जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करके उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बीज पश्चिम बंगाल में पड़ा, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का सपना देखा था। 5,400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब बंगाल में बदलाव की बात की तो टीएमसी के गुंडा टैक्स का जिक्र किया। सुनिए। वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीएमसी के गुंडा टैक्स की बात की, लेकिन इन दिनों बिहार में कानून व्यवस्था का मसला बहुत गरमाया हुआ है। राज्य की नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर घिरी हुई है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा समर्थन देते दिखे। एक बार फिर उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया कि अगर बीजेपी का शानदार प्रदर्शन हुआ तो नीतीश कुमार को चुनाव के बाद बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री न केवल नीतीश कुमार के साथ मंच पर मौजूद थे, बल्कि रोड शो में भी साथ थे। मोतिहारी में पीएम ने 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। इसके मुकाबले आरजेडी के कथित लालटेन राज का आईना दिखाने की भी कोशिश की। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान ना होइए, यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे।